ऑडियंस, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आराम से आपको समझना पड़ेगा, तो दिल थाम के बैठे। और मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है एयरपोर्ट की बैगेज रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड। यस गाइस, एक टाइम था जब कुछ एयरपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आने लग गई थी। कंप्लेंट ये आती थी, अगर आपको एयरपोर्ट का सिस्टम पता है तो, कि अक्सर जब भी कोई सामान एक एयरप्लेन में डाला जाता है और फिर जब फ्लाइट लैंड होती है, उसके बाद होता ये था कि जब कन्वेयर बेल्ट से उनके जो भी सामान आते थे उसमें टाइम लगता था। और टाइम लगता था लगभग 30 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट। तो इतना जब टाइम लगता था कि कन्वेयर बेल्ट से उनके लगेज को पहुंचने में ही इतनी ज़्यादा उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो अक्सर लोग कंप्लेन किया करते थे। और ये कंप्लेन हर किसी की होती थी कि हमें इतना रुकना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा हमें टाइम लगाना पड़ रहा है, और सामान भी बहुत सारा होता था। तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता था कि भाई एक ही बार में सारा का सारा फेंक दिया जाए सामान। पर फिर क्या हुआ कि कुछ इंजीनियर्स ने इस चीज़ पे लॉजिकली सोचा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। जो टीम है उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कस्टमर के एक्सपीरियंस को। दे रियलाइज द प्रॉब्लम वॉज नॉट द एब्सोल्यूट टाइम। प्रॉब्लम जो है वो एक एब्सोल्यूट टाइम की नहीं थी कि 25 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं। उन्होंने ये टाइम किया कि एक्चुअल में बैग्स को उन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लग रहे हैं। 8 मिनट में कन्वेयर बेल्ट से वो बैग उन तक पहुंच जा रहा है। बट द परसीव्ड टाइम, जो परसीव्ड टाइम था, मतलब कि जो जैसा कि उन लोगों को फील होता था कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, तो पैसेंजर्स को लगता था कि वो 25 मिनट 1 घंटे से रुके हुए हैं और वो बस देख रहे हैं एक एम्प्टी कराउजल को, जहाँ से दूसरों के बैगेजेस आ रहे हैं, अब रुके रहो कि मेरा वाला बैगेज कब आएगा। तो पीपल हेट वेटिंग एंड डूइंग नथिंग। लोगों को एक जगह पे रुके रहना और कुछ ना करना, ये चीज़ पसंद नहीं है। उन्हें बोर्डम पसंद नहीं है। द लैटरल लॉजिकल सोल्यूशन वॉज कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बैगेज के जो हैंडलर्स है उनको और ज़्यादा स्लो कर दिया, थोड़ा और स्लो कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि जो कन्वेयर बेल्ट है उसको और ज़्यादा लंबा कर दिया, और ज़्यादा लंबा, ताकि लोग जब वहाँ से उतरे, जैसे ही वो फ्लाइट से उतरे, तो उनको थोड़ा चल के जाना पड़े वहाँ तक, यानी कि दूर तक जाना पड़े, उस एंट्री पॉइंट तक जाना पड़े जहाँ पर जाकर के वो जो बैगेज है उनको मिलेगा। तो लोगों को बिना फालतू के चलवाया गया एक्स्ट्रा, और चलवाने के चक्कर में होता ये था कि बैगेज उनके साथ में उस पर्टिकुलर कन्वेयर बेल्ट में आगे तक के पहुँच जाता था तब तक के। और इस तरह से उन्होंने इस कंप्लेंट का छुटकारा पा लिया। ये सिर्फ एक एनालॉजी है। अब इसके थ्रू मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लॉजिक और कॉन्क्रीट ये सिर्फ टर्म्स है। एक्चुअल बात तो ये है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो इस एस्पेक्ट में। अब लॉजिकल थिंकिंग क्या है, कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है, इस पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ टर्म्स है। ओके, किसी ने मार के फेंकी आपके दिमाग में कि इस तरह से सोचो, बट एक्चुअल में टर्म्स पे हमें नहीं अटकना है। ओके, तो चलो मेन पॉइंट पे बढ़ते हैं गाइस। लॉजिकल थिंकिंग क्या है? द स्किल ऑफ कनेक्टिंग कॉज एंड इफेक्ट, द स्किल ऑफ कनेक्टिंग कॉज एंड इफेक्ट इन स्ट्रक्चर वे टू रीच साउंड कंक्लूजन्स। आप क्या करते हो? फैक्ट्स को एनालाइज करते हो, आपके सामने जो डेटा होता है उसको आप एनालाइज करते हो, एंड यू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स इन स्टेप बाय स्टेप मैनर्स। आप उस डिसीजन पे तभी जाके कोलैप्स करते हो जब आपको पूरी तरह से श्योरिटी हो जाती है कि ठीक है, सारे फैक्ट्स सही तरह से अलाइंड है। वही जब कॉन्क्रीट थिंकिंग की बात आती है तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग आइडियाज थ्रू स्पेसिफिक सेंसरी एंड रियल एग्जाम्पल्स। No fog, no fluff. If you can point to it, measure it, demo it or show it, it's concrete. मतलब कि show don't tell. कंक्रीट थिंकिंग बोलती है कि भाई हमें वो चीज़ें दिखाओ, हमें वो रियल एक्सपीरियंस दिखाओ, हमें वो स्पेसिफिक चीज़ दिखाओ जिस आइडिया की तुम बात कर रहे हो। मतलब कि कोई आपके सामने कोई क्लेम कर रहा है, आपकी कंक्रीट थिंकिंग इस पे लगेगी कि अच्छा इसने क्लेम तो किया है, पर क्या ये चीज़ कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है।
जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आज से बहुत साल पहले इस बात को बहुत हवा बनाई गई थी कि हाइपर लूप जैसा कुछ होगा। आपने हाइपर लूप के बारे में सुना है? हाइपर लूप कि भैया ऐसी एक टनल, ऐसी फनल होगी और उस फनल के अंदर से जो बुलेट ट्रेन है या जो भी है वो जाएगी और पूरी वो मैग्नेटिक होगी, यानी मैग्नेटिज्म का यूज़ किया जाएगा, मैग्नेट्स का यूज़ किया जाएगा और उसके ज़रिए वो जो ट्रेन है बिल्कुल 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से भागेगी। मुझे नहीं एग्जैक्टली नंबर्स ये सब याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले इसकी बात हो रही थी। अभी अभी आपको सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ? आपको कहीं भी सुनने में नहीं आ रहा है। वो चीज़ कहाँ गायब हो गई? हाइपर लूप, हाइपर लूप, हाइपर लूप बिल्कुल गायब ही हो गया। बहुत सारी कंपनी ने हाइपर लूप पे काम करने की कोशिश करी पर कुछ नहीं हो पाया उसका। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लॉजिकल ही नहीं था भाई। बात ऐसी होती थी कि भैया ऐसे स्टेशन होंगे कई सारे, अगर आपको याद हो, मुझे मेरे पास एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ वैसे। शायद, आई डोंट नो कि अगर इंटरनेट पे अभी भी इससे रिलेटेड सारा डेटा अवेलेबल है क्या, तो यस 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 मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ। ओके, ये हाइपर लूप गाइस, देखो ये फनल, तो ये आपको फनल दिख रहा है। हाइपर लूप की बात हो रही थी, इस तरह से बनाया जाएगा कि भैया ट्रेन से ट्रैवल करेंगे आप 9 मिनट में, 10 मिनट में, कितनी भी बहुत लंबी दूरी है, कौन सा मुझे अच्छे से याद नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक, शायद न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी, ऐसा कुछ बोला जाता था कि आप 10 मिनट के अंदर पहुँच जाओगे। तो गाइस ये है हाइपर लूप। मेरे दिमाग में अभी अभी एग्जांपल आया, मैंने प्रिपेयर करके नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि देखो इसमें इस तरह के स्टेशन होंगे, ये इस तरह के ब्लॉक्स होंगे और इसके अंदर लोग बैठेंगे और बहुत तेजी से गाड़ी चलेगी। अब ये हाइपर लूप कहाँ है किसी को नहीं पता, बस ये इमेज में बन के रह गया। बस ये इस तरह से लोगों ने ग्राफिक्स बनाए, 3D बहुत सारे बनाए, लेकिन ये आज तक कभी भी रियल टाइम में हमारे सामने कभी नहीं आया। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और कंक्रीट थिंकिंग यहाँ पे ये बोलती कि भैया हमें फैक्ट्स दिखाओ, हमें लॉजिक दिखाओ। देखो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, हाइपर लूप कंपनी ने भी करने की कोशिश करी और आई थिंक वर्जिन ने भी करने की कोशिश करी। ये शायद वर्जिन का है, हाँ ये देखो ये वर्जिन का हाइपर लूप है। ये इस तरह से बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप के ट्रैक्स होते थे और उसके अंदर ये ट्रेन चलवाने की कोशिश करते थे, पर ये कभी लॉजिकली प्रूव नहीं हो पाया कि भैया इतने कंटेनर के अंदर आप डालोगे, लोगों की जान को खतरा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए फिर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इतनी बंद फनल में, ये इतनी लंबी बंद फनल में अगर एक ट्रेन चल रही है, वेरी गुड भाई एंटीवायरस भाई साहब, आप भी अभी दे रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है पता नहीं, शायद मैं गलत वेबसाइट में आ गया क्या। हाँ ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा लगती रहती है इसमें। तो अगर आप इस फनल में चले गए, इसमें अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी वो ट्रेन अगर चल रही है, भग रही है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होगा आपके साथ में। वो ट्रेन के अंदर आप बंद हो बस, और अब वो जब तक उस डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाती तब तक के आपको इस फनल के अंदर बंद रहना है। ये फनल के अंदर कितना खतरनाक है। तो ये प्रैक्टिकली नहीं था, है ना। तो यहाँ इस तरह से आपको सोचना पड़ता है कि भाई चीज़ों का लॉजिक क्या है, कितना वो चीज़ें कंक्रीट है। हम फैक्ट्स पे जाएंगे, हम चीज़ों पे जाएंगे कि कितने रियलिस्टिक हो सकता है, और इवन अगर किसी तरह का खतरा है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी ये बस ये कॉन्सेप्ट बन के रह गया, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भाई तू हट जा ना, अरे हट जा मेरे भाई, ये हटेगा ही नहीं। ओके मैं अपने आप को ही बड़ा कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ तो गाइस ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह से चीज़ें फेल हो जाती है अगर आप चीज़ों को लॉजिकली नहीं लगाओ तो। ओके तो वाई दिस ड्यूओ मैटर्स फॉर डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स। लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड्स द स्केलेटन, लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड्स द स्केलेटन, द फाउंडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें रूल्स होते हैं, इसमें फ्लोज होते हैं, इसमें कंडीशंस होती है, इसमें एज केसेस होते हैं, वो सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलती है कि यहाँ पर मसल है, यहाँ पर आप देखते हो कि भाई एग्जांपल्स है क्या, इससे रिलेटेड पास्ट में कोई एग्जांपल्स है क्या, रियल लाइफ एग्जांपल्स है क्या जो कि एक्चुअल में हेल्प करेंगे। ऐसे डेमोज है क्या, एग्जिस्ट करते हैं क्या, विजुअल्स है क्या, माइक्रो स्टोरीज है क्या, इस पर ध्यान दिया जाता है, शो करने पर ध्यान दिया जाता है।
तो जैसे एक स्टोरी है यहाँ पे, ये स्टोरी गाइस, ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी आपको शायद लगेज से रिलेटेड बताया, यस हाँ मैंने लगेज से रिलेटेड बताया। अब मैं एक और स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये भी एक एनालॉजी है, मुझे नहीं पता कि ये रियल लाइफ है या नहीं है, बट मैं अक्सर ढूंढता रहता हूँ स्टोरीज़ को, तो मैं स्टोरीज़ को मर्ज करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये असल में एक पेन से रिलेटेड स्टोरी है। पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उनके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे थे। वो अक्सर पेन बनाया करते थे, जेल पेन, इंक वाले पेन, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के, बहुत सारे अलग अलग तरह के पेन। अब उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उनके पेन की सेलिंग नहीं हो रही है, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ तगड़े पेन बनाएं। और उन्होंने एक दिमाग में आइडिया आया कि भैया ग्रेविटी के ऊपर कोई पेन ऐसा बना नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक एंटी ग्रेविटी पेन बनाते हैं, एंटी ग्रेविटी पेन बनाते हैं, ठीक है। अब एंटी ग्रेविटी पेन पर उन्होंने प्राइस लगाई सीधे $1 मिलियन कि दिस इज ए एंटी ग्रेविटी पेन, और ये एंटी ग्रेविटी पेन इसकी प्राइस होगी $1 मिलियन। ओके, 3 इडियट्स का एक तरह से एग्जांपल है, एक तरह से। तो $1 मिलियन का पेन, और उसके जो पीछे जो एक स्लोगन लगा हुआ है वो क्या है, एंटी ग्रेविटी पेन। जब उसे मार्केट में लाया गया तो उसे कोई नहीं खरीदना चाह रहा था, कोई भी नहीं खरीद रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि भाई इस पेन में ऐसा क्या है, क्या ये पेन तिबाल्दी, आई थिंक तिबाल्दी नाम से कंपनी है जिसका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तिबाल्दी, जो कि $8 मिलियन का पेन बेचती है। अब इसमें कोई ना कोई डायमंड और ज्वेलरी लगे होती है, और साथ में एक और कंपनी है अरोरा। तो क्या ये अरोरा कंपनी या तिबाल्दी कंपनी जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू रखने वाले पेन है जिसमें एक्चुअल में ज्वेलरी लगी हुई है, डायमंड लगे हुए हैं, सोना चांदी लगा हुआ है, क्या ये इस तरह के पेन है? नहीं, बस एंटी ग्रेविटी। लोगों को नहीं समझ में आए भाई एंटी ग्रेविटी हम क्या करेंगे, हम तो ग्रेविटी में रह रहे हैं, हम ग्रेविटी में रह रहे हैं, हम कोई ऊपर जाके नहीं कोई यूज़ करने वाले हैं, इस पेन का हमें क्या करना है। तो फिर जब लोगों ने लॉजिकली सोचना शुरू किया तो उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि टीम की थिंकिंग ये थी, वो जब एंटी ग्रेविटी पेन बनाना चाह रहे थे, वो उनकी थिंकिंग ये थी कि बेस्ट प्रोडक्ट हमेशा विन करता है। उनकी थिंकिंग ये थी, पूरी टीम की थिंकिंग ये थी कि बेस्ट प्रोडक्ट जो होगा ना वही जीतेगा। तो उन्होंने एक एंटी ग्रेविटी पेन बना दिया कि भाई यूनिक सा पेन है, ज़बरदस्त सा पेन है, ग्रेविटी किसी भी तरह की ग्रेविटी में काम कर जाएगा, लेकिन लोगों को चाहिए ही नहीं। तो फिर से कंपनी ने इस पर फोकस किया। उन्होंने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें, ये सारे फ्लफ हटाओ, हम नहीं जा रहे $1 मिलियन के पेन पे। फिर से उन्होंने चीप मटेरियल का प्लास्टिक यूज़ किया, जो भी चीज़ें कॉस्ट जहाँ पर भी जा रही थी उन सबको हटाया, ये एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी ये सब हटाया, और उन्होंने फिर से चीप प्रोडक्ट अपनाए, फिर से चीप प्लास्टिक अपनाया, चीप से चीप उठाया, और उसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करी, सस्ता पेन बेचा, कंज्यूमर लेड पेन बेचा, ऐसी जगहों पे बेचा जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और तब जाकर के उनकी कंपनी ज़्यादा स्टेबल हो पाई। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि गाइज कई बार हम ऐसा मान के चलते कि हम लॉजिकल हैं, कई बार हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम लॉजिकल है, कि हमारे पास कोई सिनेरियो होता है या हमने कहीं से मुहावरा सुना होता है किसी का, कि भाई मुहावरा हो सकता है कि फोकस ऑन वन थिंग, या फिर बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड, और बिकम अ जनरलिस्ट, और बिकम अ मास्टर ऑफ वन स्किल, और या फिर भैया आपने कभी भी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा समय तक फोकस नहीं करना चाहिए, आपने पोमोडोरो का यूज़ करना चाहिए, तो आप 25 मिनट तक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक दो। या फिर कोई बोलेगा कि भैया जैसे ही आपको कोई ऐसा काम मिलता है जो कि इम्पैक्टफुल है तो उसमें 6 घंटा लगा दो अपने। अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये लॉजिकल नहीं है, ये कंक्रीट नहीं है। आपको अपनी बॉडी को समझना है, अपने सिनेरियो को समझना है कि आप किस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अगर कोई स्किल बोरिंग है, मेरे लिए बोरिंग है, मेरे लिए मुश्किल है उस चीज़ को अडेप्ट करना, तो मैं उसमें 6 घंटे तक नहीं घिस सकता। मैं शायद एक दिन अपने आप को प्रेशर देके 6 घंटे तक लगा दूंगा उसे, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पोमोडोरो टेक्निक काम कर सकती है, बोरिंग है, पर मैं अगर इसको टाइम के हिसाब से बिल्कुल वेरी करूँ तो शायद मैं इस काम को 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोज़ तो भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह से हमें लॉजिकली सोचना होता है। और क्या पॉइंट्स हैं गाइस? लॉजिक का सेंस ये कहता है कि भैया आप फोकस करोगे अपनी ग्रोथ पे, अपनी उस मेंटालिटी पे जहाँ पर आप एक्चुअल में फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हो, और वही कंक्रीट थिंकिंग बोल रही है कि भैया हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स दो। ओके, अब देखो
लॉजिकल थिंकिंग के 3 जो सबसे मेन पिलर्स है वो है कि डीकम्पोज करना, सीक्वेंस करना और वैलिडेट करना। मतलब क्या? स्प्लिट प्रॉब्लम्स इनटू एटॉमिक स्टेप्स, ये है डीकम्पोज। सीक्वेंस मतलब कि ऑर्डर स्टेप्स टू अवॉइड कॉन्ट्राडिक्शन, और वैलिडेट का मतलब है कि टेस्ट अजम्पशंस एंड आउटपुट। मतलब क्या? देखो, आप किसी प्रॉब्लम है उसको तोड़ोगे, पहले बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे, उस चीज़ को देखने की कोशिश करोगे। बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे हिस्सों में तोड़ोगे, जैसे मैंने आपको एयरप्लेन वाला एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको और भी एग्जांपल्स दिए। तो पहले प्रॉब्लम्स को तोड़ा जाता है, फिर उस प्रॉब्लम के कॉन्ट्रडिक्शन को हटाने, जो भी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है उसको पहले उसको हटा के एक सीक्वेंस में डाला जाता है। मतलब कि जहाँ पर आपकी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, आपने उस चीज़ को हटा दिया और आपने मेन फोकस डाला उन जगहों पे जहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। और फिर आपने वैलिडेशन किया कि भाई चलो हम एक तरफ से टेस्ट करके देखते हैं, हम लोगों से पूछ के देखते हैं, हम ओपिनियंस लेके देखते हैं। ये हो गए लॉजिकल थिंकिंग के पिलर्स। कॉन्क्रीट थिंकिंग के मैकेनिक्स क्या हो गए? स्पेसिफाई, यूज नंबर्स, स्क्रीनशॉट्स, टाइमलाइंस, डेमोज। मतलब कि अब आप एक्चुअल में चीज़ों को ज़्यादा डीप में देख रहे हो, किस बेस पे? वही एग्जांपल्स के बेस पे। एंकर करते हो, टाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू रिलेटेबल मेटाफोर्स। और कौन कौन से दूसरे एग्जांपल्स है जो कि इस चीज़ से जुड़ते हैं, और कौन कौन से दूसरे सॉल्यूशंस है जो इस चीज़ से जुड़ते हैं। दूसरी कंपनी ने क्या किया था जब उसको इसी तरह की सेम प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, आज से कुछ साल पहले मेरी किसी फील्ड में, जिस फील्ड में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसका कोई एक्सपर्ट होगा, उसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया होगा, उस पर आपका ध्यान होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन थर्ड पिलर है कंक्रीट थिंकिंग का। डिमॉन्स्ट्रेशन, शो आउटकम्स यूजर्स कैन फील। शो आउटकम्स यूजर्स कैन फील, ठीक है? तो मतलब कि आप एक्चुअल में शो कर रहे हो चीज़ों को, नॉट टेलिंग। और ये बहुत सटल है कि एक होता है कि आप सिर्फ बता रहे हो मुँह से, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अभी हाइपरलूप बोल रहा था, बजाय इसके कि मैं हाइपरलूप की आपको एक एनालॉजी देता रहता है, इस तरह से अपने हाथों का एक्सप्रेशन करता, मैंने आपको डायरेक्टली हाइपरलूप दिखा दिया। अब आपको पता है कि ठीक है हाइपरलूप ये है, मैं जाकर के फिर से नेट पे चेक कर सकता हूँ कि अच्छा हाइपरलूप क्या है, क्या बात कर रहा है ये बंदा, ठीक है? तो इस तरह से आपको शो करने की एक आदत होनी चाहिए कि आप जो चीज़ बता रहे हो उसको शो कर सको, ठीक है? तो उसके थ्रू लोगों का दिमाग खट से क्लिक होता है। कुछ कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर लोगों का दिमाग नहीं चल पा रहा होता है, तो वहाँ पर अगर आपने उन चीज़ों को शो कर दिया तो वो ज़्यादा ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है? हमेशा नहीं हो पाता है कि आप शो कर पाओ कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होती है तो उनको आप बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो गाइस, यहाँ पे अब ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप किस तरह से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है? लॉजिकल थिंकिंग में आप एक चेन को फॉलो कर सकते हो, जिसमें पहला जो एस्पेक्ट आता है वो है प्रॉब्लम, ठीक है? कि आप किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। फिर आप आते हैं कॉज पे, कि वो कौन सा कॉज है, वो कौन सी जड़ है जहाँ पर वो प्रॉब्लम मौजूद है। और फिर उसके बाद आप उस कंडीशंस पे जाते हो, वो किन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, वो किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्या हो रहा है, आखिर वो डेटा क्या कहता है। जैसे कि मैंने आपको वो एयरलाइन वाला एग्जांपल दिया कि लोगों को ऐसा फील हो रहा था, वो परसीव कर रहे थे कि भाई मैं यार 25 मिनट से रुका हुआ हूँ, अभी तक के मेरा सामान नहीं आया, कितना समय तक के मुझे रुकना पड़ेगा, इसको फास्ट करो यार, फास्ट करो। लेकिन अगर वो फास्ट कर देते तो प्रॉब्लम ये होती कि सामान एक जगह पे इकट्ठा हो जाता, तो फास्ट भी नहीं कर सकते थे। तो ये एक तरह से कंडीशंस, आपको उस सिनेरियो को समझना पड़ता है। फिर आप उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हो कि फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हमने जल्दी कर दिया कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लोग बहुत जल्दी एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, लोग जो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का करेंगे, हो सकता है सामान इधर उधर जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके बाद आप डिसीजन लेते हो, ऐसे डिसीजन लेते हो जो कि सॉल्यूशंस की तरफ ओरिएंट करते हो, ओके? वही कॉन्क्रीट की तरफ आपका फोकस होता है कि भाई आपके पास स्क्रीनशॉट्स है क्या, आपके पास मैट्रिक्स है क्या, आपके पास एग्जांपल्स है क्या, आपके पास डेमोज है क्या, आपके पास चेकलिस्ट है क्या। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हो, ठीक है? मतलब आप डेटा इकट्ठा करते हो और फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो गाइस, ये होते हैं बहुत ही मेन एस्पेक्ट कॉन्क्रीट थिंकिंग के और लॉजिकल थिंकिंग के। और अगर मेरे पास कुछ बचा है, वाई वी यूज इट। देखो, लॉजिकल थिंकिंग हम किसका यूज क्यों करते हैं? टू अवॉइड इमोशनल और बायस्ड डिसीजंस, टू सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। एक किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है तो कभी कभार हमें ऐसी एनालॉजी का यूज़ करना पड़ता है, और एनालॉजी का यूज़ इसीलिए भी करना पड़ता है क्योंकि अगर हम सिर्फ चीज़ों के एज इट इज़ देखें तो हमें कोई सॉल्यूशन दिख ही नहीं सकता।
अगर मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसे सिर्फ ऐसे ही देखता रहूँ और इसमें से कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ, ये मुझे नहीं बताने वाला है, मेरा माइक मुझे नहीं बताने वाला है कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वही अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है यार चलो इसको खोल के देखते हैं, या फिर इसको किसी सही बंदे के पास लेकर जाते हैं, या फिर मैं यूट्यूब पे जाकर के चेक करता हूँ कि आखिर ये माइक काम क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है ये माइक सही होगा, मैं जाकर के चेक करूंगा, यूट्यूब पे बताएगा भाई हो सकता है तुम थोड़ा चेक करो, ये इसमें सेटिंग होती है, सेटिंग तो तुमने कहीं माइक की जो वॉल्यूम है उसको ही तो लो नहीं करके रखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्लग मैंने लगा हुआ है पीसी से तो उसी में प्रॉब्लम है, या फिर जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने इस चीज़ को लगाया हुआ है कहीं उस सॉफ्टवेयर में ही तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ती है, और ये लॉजिक का एक मेन पार्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन नहीं देगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको दूसरे एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। एक तरह से मैंने जब मैंने यूट्यूब पे चेक किया कि अच्छा ये माइक क्यों नहीं काम कर रहा है, तो वो एक तरह से कॉन्क्रीट थिंकिंग का एग्जांपल हुआ। तो अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको टर्मिनोलॉजीज पे नहीं जाना है, आपको मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपेक्ट क्या है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना है, न कि इन टर्म्स को समझना है कि अच्छा मैं लॉजिकल थिंकिंग करूंगा, मैं कॉन्क्रीट थिंकिंग करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। वेयर इट्स यूज्ड एजुकेशन के वे में, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, राइटिंग स्ट्रक्चर्ड एसेज, वर्क प्लेसमेंट, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, कोडिंग के लिए, डीबगिंग के लिए, डेली लाइफ में मैनेजिंग फाइनेंसेस, प्रायोरिटाइजिंग टास्क, इवैल्यूएटिंग रिस्क्स, टेक्नोलॉजी में, एल्गोरिदम्स में, सिस्टम डिजाइन में, डेटा एनालिसिस में, इन सब में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें नेसेसिटी क्या होती है? इट इंश्योर्स क्लैरिटी, इट रिड्यूसेस एरर्स, इट स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना चाहिए। वही अगर हम कॉन्क्रीट, ये देखो ये भाई ये ट्रक वाले नहीं सुधरते भाई, खाली रोड है, खाली मेन रोड है, फिर भी चिल्लाएंगे ये। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या थी? मैंने फिर से बताया कि इसमें आप देखते हो चीज़ों को लिटरली, आप ऑब्जर्वेशनल डिटेल्स पे जाते हो, घूम फिर के आपका फोकस एग्जाम्पल्स पे होता है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या करती है? कॉन्क्रीट थिंकिंग का हम यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं, जो चीज़ें बिखरी हुई है उनको हम जोड़ने के लिए करते हैं। और जो से चिल्लाओ, टू कम्युनिकेट क्लियरली अक्रॉस डाइवर्स ऑडियंसेस। शायद मेरे वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है, तो इसलिए ये लोग बैकग्राउंड म्यूजिक देने का काम करते हैं। टू कम्युनिकेट क्लियरली अक्रॉस डाइवर्स ऑडियंसेस, जो भी डाइवर्स ऑडियंस है, जो डाइवर्सिटी है आपके प्रोडक्ट में, उनको जोड़ने के लिए ये यूज होता है। टू रिड्यूस मिस इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, इन टीम वर्क, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको जोड़ने के लिए कि भाई चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। एंकर डिसीजन करने के लिए कि आप एक्चुअल में रियलिटी पे फोकस्ड होते हो और आप देख रहे होते हो कि ठीक है यार, मैं अपनी इमेजिनेशन को भी साइड में रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि दूसरे मेंटर्स होते, अगर कोई और मेंटर होता, अभी मैं इस प्रॉब्लम में स्टक हूँ, कोई और मेंटर होता वो कैसे इस प्रॉब्लम को डील करता। मैं सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, क्या यूट्यूब पे ऐसे सेल्स से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं जो मुझे इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं? क्या इवन अगर आप छोटी मोटी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसते हो, चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट थिंग। इंस्टेड ऑफ कि आप अपने दिमाग में ही उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आज की तारीख में यही तो बेस्ट है। आपने चैट जीपीटी से जाकर के वो एनालॉजी डाली और आपने बोला कि देखो मुझे एग्जैक्ट आंसर मत बताओ क्योंकि मैं सीख नहीं पाऊंगा, एक काम करो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि अच्छा पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, और ऐसे करके मैं सॉल्यूशन पे पहुँचूंगा। और एआई आपको इस तरह से बताएगा। जब आप उसको ऐसा क्वेश्चन दोगे और बोलोगे कि भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ और मुझे शुरुआत की सिर्फ 2 स्टेप बताओ, तीसरी स्टेप मैं खुद से करूँगा, अगर गलती होगी तो फिर मुझे तीसरी स्टेप बताओ, और वो एक्चुअल में आपको बताएगा। तो जब आप इस तरह से करते हो, आप न केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी, अपनी माइंड, अपनी उस मसल मेमोरी को बढ़ाते हो, बल्कि आप एक्चुअल में अब आप इस चीज़ को एक्टिवली यूज़ नहीं करोगे। अब आप सोचने नहीं बैठोगे कि अच्छा वो टर्म क्या थी यार, ऐसे थिंकिंग करना होता है। नहीं, अब आपके उस ब्रेन का पार्ट बन चुकी होगी, वो आपके नेचर का पार्ट बन चुकी होगी वो। इसीलिए आपको इन चीज़ों को वर्ड बाय वर्ड नहीं समझना है, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो गाइस, ये कौन से चैलेंजेस को सॉल्व करता है? एब्स्ट्रैक्शन ओवरलोड, प्रिवेंट कंफ्यूजन फ्रॉम टू मच थ्योरी, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा थ्योरी हो तो उसको हटाने में हेल्प करता है।
मिसकम्युनिकेशन, एंश्योर एवरीवन सीज द सेम पिक्चर। इसीलिए आप डेमोज रखते हो, इसलिए आप प्रेजेंटेशन भी जब दिखा रहे हो तो सबको एक एग्जांपल्स दिखा रहे होते हो, पिक्चर्स दिखा रहे होते हो, ताकि लोग समझ पाए कि भाई ये क्या बोल रहा है, किस एग्जांपल पे बोल रहा है। रिलेटेबिलिटी गैप मेक्स आइडियाज एक्सेसिबल टू नॉन एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स नहीं है उनके लिए एक्सेसिबल बनाते हो आप आइडियाज़ को। मतलब अगर आपको एक डिज़ाइनर को बताना है कि भाई एज अ डेवलपर मुझे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बजाय इसके कि आप उससे कोडिंग की टर्मिनोलॉजी पे बात करोगे, उसको नहीं समझ में आएगा। आप उसको एक्चुअल में उसकी डिज़ाइन के टर्म में समझा रहे होते हो, बता रहे होते हो कि भाई ये इश्यूज़ है, तेरा डिज़ाइन एक्चुअल में तू जो चीज़ें बना रहा है ना, जो डिज़ाइन कर रहा है वो एक्चुअल में हैवी है, उनकी फाइल्स बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसको रेंडर होने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, तो इसका हो सके तो एक काम कर, इसका साइज़ कम कर, कोशिश कर इस चीज़ में। तो जब आप इस तरह से समझाते हो तो उसको समझ में आता है। डिसीजन पैरालिसिस, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स सिंप्लीफाई चॉइसेस। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कॉन्क्रीट थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग का एक्चुअल में रियल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और गाइस फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको थ्योरी बताई, मैं आगे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारी चीज़ें दूंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में यही सारी चीज़ें आने वाली है। बट इस वीडियो के थ्रू आपको ये नहीं करना है कि आप टर्मिनोलॉजीज पे फंसो, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि खुद आप चैट जीपीटी पे जाओ और इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मांगो, अपनी प्रॉब्लम पूछो। आपने मेरी तरफ से टर्म्स समझ ली है, और अब आप इन टर्म्स को चैट जीपीटी से पूछो, अपनी एक सेपरेट चैट बनाओ और उनसे पूछो कि भाई तू कॉन्क्रीट थिंकिंग के थ्रू बता कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को देख सकता हूँ। आपका आइडिया उसे दो, कोई भी आपका स्टार्टअप आइडिया हो सकता है, आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, कोई गेम बनाना चाहते हो, आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, कोई डिज़ाइन करना चाहते हो, उनको उस एआई को उसी तरह से ट्रेन करो, अपने एआई एजेंट को भी उसी तरह से ट्रेन करो जो वो लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, इन्वर्जन थिंकिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, उसके हिसाब से वो ट्रेन हो जाए। कि तुम जैसे ही उसको टर्म मार के फेंको कि भाई मुझे यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अप्लाई कर और मुझे बता कि आखिर यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, ठीक है। फिर उससे पूछना है कि भाई तूने अप्रोच कैसे किया, अच्छा ठीक है तूने इस तरह से अप्रोच किया, मुझे स्टेप बाय स्टेप बता। फिर उसने जब आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा तो आपको एक तरह से कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आपके दिमाग को कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कि ऐसे सोचना है, ठीक है। तो यही एकलौता तरीका है अगर आपको अपनी उस मसल मेमोरी को डेवलप करना है तो, ओके। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर ही कंप्लीट होता है गाइस। और या आई थिंक मेरे पास और बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस चीज़ को बाद के वीडियोस के लिए बचाया जाए, ओके। तो या गाइस मेक श्योर करना कि आप इस वीडियोस के थ्रू जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, और इवन नेक्स्ट वीडियो और इवन जो पुरानी वीडियोस है, पुरानी आप बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में गया हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, रियलिस्टिक एग्जांपल्स दिए, तो आप उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ओके। इसको मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल रखा है इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। और मैं अभी भी जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड वीडियोस पे काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे कि चीज़ें सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए उस रिकॉर्डिंग को मुझे सही से करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जैसे ही वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है तो फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की भी सीरीज़ को एज इट इज़ मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, सारी चीज़ें रखेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।